दिन भर के सारे कामों से फ्री होके जब भी मैं आराम की घर से अकेले बैठता, तभी खुद ब खुद इश्क के हवाले से कई मेरे मन में सवालात जन्म लेने लगते। तो कभी बैठे बैठे खुद ही से सवाल करता, तो कभी खुद ही सारे सवालों का जवाब देने लगता। तो कभी सोचता काश ज़िंदगी के सवाल भी इन पिंपल्स की तरह होते, जो उम्र के साथ खुद ही चले जाते। मगर हम तो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही तो बड़े होते हैं। एक्चुअली बचपन से ही जब मैंने होश संभाला तो तब से इश्क के बारे में मैं बहुत सुनता आ रहा था कि इश्क ऐसा होता है, इश्क वैसा होता है, मगर कभी एक्सपीरियंस नहीं करके देखा था ना। इसीलिए मन में सवालों का भरमार रहता था कि इश्क हकीकत में होता क्या है। क्या ये आग है? पर आग तो जला देती है, मगर ये भी सच है कि आग तो रोशनी भी देती है। अगर है तो फिर जनाब जिस तन लागे वही मन जाने। या इश्क एक ख्वाब है, एक तीर है या फिर जंजीर है। पर फिर भी क्या है ये इश्क? मिलता कैसे है ये इश्क? मार्फत से, खुद शनासी से, या फिर शायद वो हर एक को उसकी मोहब्बत और उसकी चाहत के मुताबिक मिलता है। कोई उसे पाकर तो कोई उसे दिल में सजा के खुश होता है। तो कभी ख्याल आता कि क्या इश्क की भी कोई मंजिल होती है, मगर मुझे लगता है शायद इश्क की कोई मंजिल नहीं होती। इश्क में तो लगता है सिर्फ सफ़र ही होता है, और इस सफ़र पर चलने वाला आशिक। इसे इश्क के हवाले से ही किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इश्क होता नहीं सभी के लिए, ये बना है किसी किसी के लिए। और अब तो जनाब मुझे भी इस शायर की बात 16 आने सच ही लगने लगी है। खैर, वैसे अगर देखा जाए तो हर इंसान की एक कहानी होती है, मेरी भी है। मगर सच पूछो तो ज़िंदगी भी तो अपने आप में एक कहानी ही रखती है। मगर जनाब एक हकीकत ये भी है कि हर कहानी का अंजाम वो नहीं होता है जो मेरी कहानी का हुआ। या फिर शायद कुछ कहानियाँ अधूरी होने के लिए ही बनती हैं और कुछ पूरी भी होती हैं। बहरहाल 36 साल पहले जब मैंने 2 फरवरी को सुबह टोबा टेक्सिंग में आंखें खोली तो सभी बड़े हजरात ने मिलकर मेरा नाम रजवान रख दिया, और प्यार से सभी मुझे रज़ो कह के भी बुलाने लगे। और जनाब यही वो जगह है जहाँ मैंने बचपन को पीछे छोड़ा और जवानी की दहलीज पर कदम रखा। तभी उन दिनों मेरी जवानी का सफ़र मेडिकल कॉलेज और दोस्तों तक ही महदूद रहने लगा था। कभी बाइकों पर दोस्तों के साथ एवं सड़कों पर मटर गश्त करने में, तो कभी नई नई जगहों में घूमने फिरने में, तो कभी नित नई जगहों पर होटलिंग करने में। बस कमी थी तो एक सच्ची मोहब्बत की। ये नहीं कि लड़कियों से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा था या दोस्ती नहीं थी। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के बीच ही तो मेरा दिन रात उठना बैठना रहता था। मगर साहब ऊपर वाले ने जब सीने में दिल रखा तो उसमें मोहब्बत भी अता की, भरपूर मोहब्बत, और वो पूरी की पूरी किसी एक शख्स पर लुटाने के लिए। और शायद मुझे लगता है मेरा दिल भी उसी एक शख्स की गहरी खोज में ही हर वक्त रहता था। इसीलिए तो बस दिल चाहता था कि कहीं किसी मोड़ पर अगर मुझे कोई ऐसी मिल जाए जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, कोई ऐसा जिससे मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँ जो प्यार के जैसा, तो मैं कहूँगा एक दिल के लिए दुनिया दे दी, बस इतनी मोहब्बत है। इन्हीं रंगीनियों में ही मेरी जवानी अपने माँ बाप, बहन भाइयों और दोस्तों में खूब सुकून और खुशो खुरम गुजरने लगी। बहरहाल वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज के छूटते ही 3 साल तक कराची में मैंने डे एंड नाइट नर्सिंग ड्यूटी निभाई। फिर लाहौर में भी तकरीबन 1 साल तक ड्यूटी करता रहा। तो जनाब पढ़ने लिखने और नर्सिंग ड्यूटी के साथ साथ अदाब और सलीका भी आ गया, और जवानी तो मेरे दरवाजे पर कब से दस्तक दे चुकी थी, मगर शायद घर वालों की ही नज़र नहीं पड़ी थी। और जब पड़ी तो इसी असना में मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढने में मसरूफ़ हो गए। मगर मैं तो अपने फिजियोथेरापिस्ट से ही रिलेटेड एक कोर्स था वो मुकम्मल करने में महव रहा। जैसे ही वो मुकम्मल हुआ तो मुझे गुलाब देवी हॉस्पिटल में फिजियोथेरापिस्ट की जॉब भी मिल गई। तभी उन दिनों रिश्ते तो
मेरे लिए पहले ही से ही देखे जा रहे थे। सो आखिरकार एक रिश्ता जब घर वालों को पसंद आया तो मेरी शादी करने में भी घर वालों ने देर ना लगाई। हालांकि मेरा मानना था कि शादी करने के लिए इंसान का एक दूसरे को जानना, पहचानना, इनफैक्ट मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। मगर इस रिश्ते से मेरे अपने सब खुश थे, तो मैं भी उनकी खुशी के लिए पूरी खुश असलूबी के साथ और मुखलिस होकर मियाँ बीवी के रिश्ते को निभाने में महव हो गया। वैसे तो मशरक़ी शर्मीलेपन ने काफ़ी रुकावट डालने की कोशिश की, मगर फिर भी हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग आखिर हो ही गई। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, घूमते फिरते, गप्पे हाँकते काफ़ी अच्छा लगने लगा था, मानो एक आदत सी होने लगी थी। लेकिन जनाब, खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। एक्चुअली वो तो हम 2 को 3 में बदलने का अटल फैसला जो अब ले चुका था। सो मैं तो अल्लाह मियाँ जी के इस हतमी फैसले से बेइंतहा खुश, बल्कि खुशी से जैसे पागल हुआ जा रहा था। तभी उन दिनों मेरे घर वाले तो बच्चे के आने की खुशी में मेरी बेगम साहबा के नाज नखरे उठाने में महव हो गए। बस इसी तरह से 9 महीने भी ऐसे जैसे अपने साथ पंख लगा के उड़ते गए। सो एक दिन ड्यूटी के दौरान ही मुझे इत्तला मिली कि मेरी बेगम साहिबा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मैं तो यह खबर सुनते ही ड्यूटी से ऑफ लेके अपनी बेगम के पास जाने की तैयारी पकड़ने लगा, मगर शायद किस्मत को ही मंजूर ना था। इसीलिए तो मेरी गाड़ी को ट्रैफिक में ही अल्लाह मियाँ जी ने फंसाए रखा। मुझे तो उस दिन ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया भर की सारी गाड़ियाँ उसी सड़क पर आ निकली हूँ। खैर, ट्रैफिक में मसलसल फंसे रहने से रह कर मेरे मन में बस यही सवाल वसवसे आ रहे थे कि मेरी बेगम पता नहीं किस हाल में होगी, खुदा करे वो ठीक हो। सो इसी असना में मुझे मेरे पापा जी की कॉल आ गई। कहने लगे कि डॉक्टर ने हमारे घर के चिराग को तो बचा लिया, मगर हमारी बहू रानी को नहीं बचा पाए। वो हमें छोड़ के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अगली दुनिया में जा बसी है। इतनी खबर सुना के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर मुझ पर तो ऐसे जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दिल चाह रहा था कि धाड़े मार मार के रोऊं, मगर ट्रैफिक में तमाशा न बने, इसीलिए बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर बंद बांधे बैठा रहा। बहरहाल वक्त एक बिछड़े हुए परिंदे की तरह बेसफर गुजरता चला गया और मेरा बेटा बाबर अपनी माँ की आगोश में पलने की बजाय मेरी पूरी फैमिली की आगोश में पलने लगा। मगर उन दिनों मैंने तो अपने आप को ड्यूटी में इतना ज़्यादा मगन कर लिया था कि रेस्ट करने का ज़रा सा भी मौका न मिलता था। एक्चुअली अपनी बेगम के साथ बिताए सारे लम्हात, वो सारी यादें मुझे अब सोने कहाँ देती थी। सो उन दिनों मुझे ज़रा सा भी इल्म न था कि मेरी ज़िंदगी में फिर से कोई लड़की आने वाली है। खैर, एक दिन एक फैमिली फंक्शन का हमारे घर दावतनामा आया। सो मैं भी अपनी फैमिली के साथ शादी में शिरकत करने के लिए रवाना हो गया। तभी बारात की तकरीब में मेरे साथ तो एक ऐसा हादसा दरपेश हुआ जिसे मैंने अपने दोस्तों में ही हमेशा ये हादसे होते देखे थे, पर इन हादसों से मेरा कभी भी वास्ता न पड़ा था और ना ही मैं ये जानता था कि मेरा हर बढ़ता कदम मुझे मेरे फ्यूचर की तरफ ले जा रहा था। अब मेरी ज़िंदगी उस राह पर बढ़ रही थी जिस पे चलने का मैंने सोचा भी ना था। एक्चुअली बारात में मुझे मेरी ही पुप्पो की बेटी नज़र आ गई। हालांकि बचपन से ही मैं उसे देखता आया था, मगर मुझे नहीं पता था कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो इतनी खूबसूरत, तमीज़दार, सलीकामंद निकलेगी। वैसे तो मेरे नज़रिए के मुताबिक इस दुनिया की हर लड़की खूबसूरत ही होती है, पर कोई लड़की मुझे भी अच्छी लगेगी ये मैंने वाकई में सोचा न था। खैर, उस दिन वो बहुत सादा सी और खुले बालों के साथ मेरे सभी कज़न्स के पास बैठी गप्पे हाँकने में मसरूफ़ थी। पर अचानक से पता नहीं कैसे मेरी नज़रों ने उसे तलाश कर लिया। फिर वापस नज़रों ने पलटने का नाम भी ना लिया। मैंने तो अपनी धड़कनों पर भी कितना कंट्रोल जारी सारी करने की कोशिश की, मगर बेसूद, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को देख के ऐसे धड़क रही थी ना, इसीलिए। पर दिल का इस तरह से धड़कना वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिल ने तो बहुत चाहा कि उसके पास जाके कुछ बात करूं, पर हिम्मत ही ना पड़ी। तो फिर भी जनाब,
बड़ी हिम्मत के साथ मैंने उसके पास जाने का आखिर फैसला ले ही लिया। बात तो मैं अपने बाकी सभी कज़न्स के साथ ही कर रहा था, लेकिन हर बात पे मेरी नज़रें उसी पे जा रुकती। खैर, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पूरे फंक्शन में उसके साथ मेरे आंख मचोली करने के सिलसिले को उसने भी ज़रूर महसूस कर लिया था। इसीलिए तो जब जब मैं उसे टिकटिकी बांधे देखता तो वो भी मुझे देखने से अपने आप को रोक ना पाती। बस जनाब, उस दिन के फंक्शन के बाद से हम दोनों के शब रोज़ तो इसी तरह से गुजरने लगे थे, या फिर सीधे मायनों में लाइकनेस तक ही हमारी बात अभी पहुंची थी कि किरण के जवान होने की खबर मेरी फैमिली तक भी पहुंच गई। मेरी फैमिली मेरा रिश्ता लेने के लिए पुप्पो के घर जा पहुंची और जनाब जल्दी शादी की डेट भी मुकर्रर कर दी गई। झटपट हम दोनों को एक मजबूत बंधन में बांध दिया गया और अपनी पसंद की लड़की को अपने साथ खड़ा देख के मैं तो जैसे फूले नहीं समा रहा था। आप जानते हैं किरण की सबसे अच्छी बात मुझे कौन सी लगी थी? वो ये कि मेरी पहली शादी और मेरे बेटे के बारे में सब कुछ पता चलने के बावजूद इस रिश्ते से वो पीछे नहीं हटी और फौरन शादी के लिए हाँ कर दी, बल्कि अपनी ज़िंदगी का समझदारी से फैसला लेते हुए बिन माँ के बच्चे को अपना बेटा भी मान लिया। किरण मेरी दूसरी बीवी हवा का ताज़ा झोंका बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करने लगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो फिर से इतने अच्छे इंसान से मेरा वास्ता पड़ा। खैर, शादी के बाद हमारी फैमिली तो सुबह टोबा टैक्सिंग से लाहौर शहर बाहर कॉलोनी अब शिफ्ट हो चुकी थी और तभी उन दिनों वो मुझे हर तरीके से खुश रखने की भरपूर कोशिश करती रही। मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखने में हमेशा महव रहती। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली का भी भरपूर भरपूर ख्याल रखती। और जनाब धीरे धीरे पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक कंधों पर झट से उठा ली। उसके आ जाने से मेरी ज़िंदगी तो ऐसे जैसे बड़ी आनत से भर गई। बहरहाल वक्त थोड़ा सा और सिरका तो खुदा ने अपनी रहमत एक बेटी के रूप में मेरी ज़िंदगी में निशावर कर दी, जिसका हम सब ने बड़े प्यार से उसका नाम रोमा रखा। दिन, हफ्ते और महीने आस्ता आस्ता गुजरने के साथ साथ बाबर और रोमा भी कद काठ में बढ़ते चले जा रहे थे कि फिर से खुदा ने मुझे बेटे के तोहफे से नवाजा। मेरी तो ज़िंदगी ऐसे जैसे मुझे औलाद की दौलत से माला माल सी फील होने लगी थी। पता है, उन दिनों मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था। माँ बाप, बहन भाई, बीवी औलाद, दोस्त, घर, गाड़ियाँ, शोहरत, रुपया पैसा, इज्जत, जॉब, अपना कारोबार, खुशियाँ, सब कुछ था। पर फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद पता नहीं कुछ कमी सी फील होती थी। एक अजीब सा खाली अकेलापन, अधूरा सा अपना आप मुझे महसूस होता रहता था। क्योंकि जब किरण की तरफ मेरे अभी कदम बढ़े ही थे, मोहब्बत की दहलीज को तो अभी छुए भी नहीं थे कि वो मेरी मोहब्बत की बजाय बीवी बनके मेरी ज़िंदगी को बहार बनाने के लिए आ गई। मगर मेरे दिल में मोहब्बत का खाना वहीं खाली का खाली रह गया। खैर, मैं अपने अंदरूनी हालत को नज़रअंदाज किए अपनी फैमिली के लिए दिन रात यूं ही मेहनत मशक्क़त में मसरूफ़ रहने लगा। तभी ज़िंदगी भी उन दिनों यूं ही वक्त की पटरी पर बड़ी तेज़ी से दौड़े चले जाने लगी। बहरहाल उन्हीं दिनों मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मॉडल टाउन में ही एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान बनाया। तो जनाब, हम दोस्तों की मेहनत से वो इंस्टीट्यूट भी खूब तरक्की की मंजिल तय करने लगा। तभी गर्मियों के महीने में ही हमारे बहुत से स्टूडेंट्स और वर्कर्स अपने अपने फ़न एंड आर्ट का जौहर अपनी मर्ज़ी और खुशी से दिखाते हुए कई लाइट्स एंड कैंडल्स को बड़े स्टाइलिश तरीके से तैयार करने में महव रहने लगे थे। लाइट्स और कैंडल्स जो कि दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, उनकी भरपूर मेहनत जिसे हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया, बल्कि मरियबाद के मेले में खुदा की राह में हमने दान करने में भी देर ना लगाई। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट में बहुत से स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में नर्सिंग करना चाहते थे। उनके लिए भी हमने अपने इंस्टीट्यूट में टीचर्स रखे ताकि उनकी इंग्लिश और नर्सिंग ट्रेनिंग सब कुछ रेडी होने के बाद उन्हें फॉरेन कंट्री में भेजा जा सके। और रही बात
गुलाब देवी हॉस्पिटल में मेरी जॉब की, तो वो जनाब अभी भी वैसी ही चल रही थी। लेकिन मेरे सीनियर होने के नाते उन्हें जब जब मेरी ज़रूरत होती थी तो कॉल आने पर वहाँ विज़िट कर लेता था। और हाँ, इंस्टीट्यूट की तरक्की भी हमारी रफ्ता रफ्ता अब बढ़ती ही जा रही थी। तभी 2021 में इंसानी फलाह बहबूद की तरक्की के लिए एक नया आइडिया हमारे मन में सताने लगा कि क्यों ना उन सारे लड़के लड़कियों के लिए बिना किसी फीस के रास्ते हमवार किए जाएं, जो कि तालीम हासिल करने के बाद कहीं जॉब न मिलने के कारण बेकार अपने अपने घरों में पड़े रहते हैं। सो ये आइडिया आते ही हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया कि फेसबुक पे ही पब्लिसिटी के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया, ताकि जिसका इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर हमारे इंस्टीट्यूट से रब्ता करेगा। सो आइडिया वाकई में रंग लाया। खुदा के फजल से बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट से रब्ता करने के बाद क्लास की कंफर्म डेट 6 दिसंबर 2021 बरोज़ पीर को इकट्ठे भी होना शुरू कर दिया। बहरहाल मैंने खुदा का नाम लेकर बच्चों को नर्सिंग की तालीम देने से पहले मेडिकल कॉलेज के ज़माने की सीखी हुई तालीम को फिर से रीजॉइनिंग के लिए मुख्तलिफ मेडिकल किताबों और वीडियो से खुद को सिखाया। फिर बच्चों को भी तालीम देने का आगाज़ कर दिया। पढ़ाते समय मैंने गौर किया, पहले दिन तो लड़के लड़कियों की तादाद बहुत सारी थी, पर दूसरे दिन वही तादाद कम नज़र आ रही थी। मतलब जिन बच्चों को नर्सिंग की तालीम समझ नहीं आ रही थी वो आते थे, एक दिन विज़िट करके चले जाते थे, और मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहता था कि जिनको समझ आएगी वो खुद ही टिक जाएगा, और अगर ना भी कोई बच्चा टिके तो कोई बात नहीं। पर मेरे मैनेजमेंट के बाकी हजरात तो मुझे बड़ा फोर्स करते रहते थे कि इन सभी से हम लिखत पढ़त करवा लेते हैं, मगर मैं नहीं चाहता था कि हम उनको अपने इंस्टीट्यूट के साथ बाउंड करके रखें। उनका जहाँ चाहे वो बाउंड होने की वजह से आराम से जॉब भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने मैनेजमेंट का कहना ना मानते हुए उनको फुल ऑन आज़ादी दे रखी थी। लेकिन क्लास में ही कुछ ऐसे चेहरे थे जिन्हें मैं रोज़ देख रहा था, तो मन ही मन में नहायत मैं खुश था कि चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुल 17 बच्चे तो नर्सिंग एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो इतने ही मेरे लिए काफ़ी हैं जिनको मैं अपने होम नर्सिंग केयर सर्विस के लिए तैयार कर पाऊँगा। सो मैं तो होम नर्सिंग केयर के लिए कुछ मेन मेडिकल चीज़ें उनको सिखाने में महव हो गया। तभी दिसंबर के महीने में ही बच्चों को तालीम लेते 10 दिन ही अभी गुजरे थे कि हम दोस्तों ने अपने इंस्टीट्यूट में क्रिसमस के प्रोग्राम में ही जो पुराने हमारे वर्कर्स थे उनको उनकी मेहनत और बेस्ट कारकर्दगी पे अवार्ड देने का प्लान बना लिया। मगर मेरा बड़ा ही मन था कि मेरे स्टूडेंट्स में से भी कोई कुछ उस इवेंट में करके दिखाए। सो मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया। तभी आखिरकार इतने कम दिन में 5 लड़कियों ने मिलकर एक मसीही गीत पर परफॉर्मेंस पेश करने की हिम्मत दिखाई, और साथ ही पूरे दिल से पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करने में भी महव हो जाती, क्योंकि सिर्फ 3 दिन के बाद ही तो क्रिसमस का प्रोग्राम मुनक़िद था। बहरहाल 21 दिसंबर 2021 को आखिरकार क्रिसमस अवार्ड सेरेमनी का दिन भी आखिरकार आ ही गया। उस दिन मैं वाकई दिल से बड़ा खुश था। मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मैं भी एक टीचर हूँगा और मेरे भी कुछ स्टूडेंट होंगे, जो कि हमारी ही मेहनत से बनाए इंस्टीट्यूट में मेरे ही स्टूडेंट्स कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे। बेशक परफॉर्म कर तो वो रहे थे, पर इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह तो मैं बना। बहरहाल मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्रिसमस की 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक छुट्टियां दे दी, ताकि सभी बच्चे अच्छे से क्रिसमस के इवेंट को एंजॉय कर सकें। खैर, छुट्टियों के दौरान ही मैं मामूल की तरह मोबाइल में मुख्तलिफ स्टेटस चेक करने में महव था। तभी जनाब मेरी ही एक स्टूडेंट शम्सा का स्टेटस मेरी नज़रों के सामने आया। मुझे समझ ही नहीं आया मुझे हुआ क्या। स्टेटस तो शुरू होकर ख़त्म भी हो गया और मैं अपनी जगह साकिन बैठा ही रह गया। जब होश आया तो फिर से मैंने वही स्टेटस दोबारा लगा के देखा। बस दिल चाह रहा था कि वो स्टेटस बार बार लगा के देखूं, जिसमें
वो अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ सजी सवरी स्टाइल मारती शरारतें करती तस्वीरें लगाए हुए थी, जो कि वो पहली बार मेरे दिल के किसी निहाल कोने को छू रही थी। एक्चुअली उस वक़्त वो कब खामोशी से मेरे दिल में आके बस गई, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ अचानक से हो क्या रहा था। मुझे सच में पता ही नहीं चला कि मेरी तकदीर अब कौन सा सफ़ा मेरे लिए खोलने वाली थी। उस वक़्त मेरे दिल में चुपके से ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली कि बस जल्दी से छुट्टियां ख़त्म हो जाएं। बहरहाल छुट्टियों के दिन आहिस्ता सा गुजरते गए और फाइनली जनाब 3 जनवरी 2022 को फिर से छुट्टियों के बाद क्लास का आगाज़ हुआ। मेरा तो मन बड़ा बेताब हुआ जा रहा था उसका दीदार करने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे देख के मेरा मन कैसे रिएक्ट करेगा। वो मुझे बहुत अच्छी जो लगने लगी थी। हालांकि क्लास के पहले दिन से ही मैं उसे देखता आ रहा था, मगर उस स्टेटस वाले दिन से ही वो मुझे इतनी ख़ास अचानक से लगने लगेगी, ये मैंने सोचा ना था कि उसकी वजह से ये क्लास मेरी ज़िंदगी का अहम बाब बन जाएगी। उस दिन के बाद ड्यूटी से फ्री होके मैं जब भी घर जाता तो उसी का चेहरा नज़रों के सामने घूमता रहता। उसकी शरारतें, उसकी मुस्कुराहट बातें सब कुछ याद आता। तो साथ ही होंठों पर बड़ी सी स्माइल भी खिल उठती। सारी उदास तन्हाई से बड़ी दुनिया अचानक से बड़ी खूबसूरत आबाद सी फील होने लगती थी। क्लास में होता तो दिल चाहता कि कभी भी क्लास ख़त्म ही ना हो, वो बस इसी तरह नज़रों के सामने ही रहे। उससे दूर होता तो दिल डूबने लगता था, बिल्कुल एक डूबते हुए सूरज की तरह। पढ़ाते वक्त उसके पास जाके खड़ा होता, या वो अचानक से मेरे पास आके खड़ी हो जाती, या फिर उसको मैं टिकटिकी बांधे देखता, तभी दिल की धड़कनों पर से मेरा इख्तियार नहीं रहता था। पर अब मुझे लगता है कि जब ये दिल किसी के लिए धड़कता है ना, तो अपने लिए बहुत सी मुसीबत क्रिएट कर लेता है। खैर उन दिनों मेरी नज़रें भी उस पर से हटने का नाम ही न लेती थी। बस दिल करता था कि उसे हर वक्त निहारता रहूं, कभी भी वो मेरे पास से उठकर न जाए। अतः कि जिस दिन वो छुट्टी करती उस दिन तो जनाब मेरा पढ़ाने का बल्कि क्लास में ही आने का दिल ना करता था, मगर फिर भी मजबूरन पढ़ाने के लिए क्लास में आ जाता था कि बाकी बच्चों का इसमें क्या कसूर। बहरहाल मुझे लगता है कि मैं वाकई मन ही मन उसके लिए सीरियस होता जा रहा था। मगर पता है उन दिनों मेरे लिए खूबसूरत बात क्या थी? वो ये कि जब भी मैं लेक्चर देते हुए चुपके से उसे देखता तो नर्वस होने के कारण उसके चेहरे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगती। उसके अचानक नर्वसपन की कंडीशन को देखते ही मुझे पता नहीं क्यों बिलावजह का मज़ा ही आने लगता। तभी उसके नर्वसनेस की वजह से मेरे होंठों पर दबी दबी सी हंसी ना चाहते हुए भी खिलने लगती। जनाब लेक्चर अपनी नोटबुक पर लिखने के दौरान मेरे देखते ही जब जब उसकी निगाहें मेरी निगाहों से के साथ टकराती तो मन में मेरे ढेरों कलियां सी खिलने लगती, बल्कि ऐसे लगता जैसे वो लहरा रही हूँ। एक्चुअली उसके देखने का अंदाज मुझे बतला देता था कि वो भी अब मुझे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी, क्योंकि जनाब हर बात को कहने के लिए हर वक्त शब्दों की ज़रूरत तो नहीं होती ना, आंखें ही काफ़ी होती हैं। वो कहते हैं ना कि ये आंखें हसरतों की तर्जमान या फिर सीधे मायनों में दिल की ज़ुबान होती हैं। बहरहाल जब भी क्लास में वो कुछ बोल रही होती तो उसकी आवाज़ सुनते ही ख्वामख्वाह में जाने क्यों मेरे कान खड़े हो जाते। हालांकि क्लास में सभी लड़के लड़कियों का काफ़ी शोर होने के बावजूद उसकी बात मेरे कान पूरी तवज्जो से सुनने में मसरूफ़ रहते थे। उसके करीब बैठने का दिल चाहता तो 1 मिनट भी गवाए बगैर मैं उसके करीब खाली जगह पर जाके सभी को इग्नोर करके बैठ भी जाता। तभी उस वक़्त मुझे अपना आप कुछ खोया खोया सा, घबराहट के मारे जिस्म लर्जा सा और पूरा बदन पसीने से शराबूर सा फील होने लगता था। मगर मजाल है, इतना कुछ होने के बावजूद मैं एक बार भी वहाँ से टच से मस हुआ हूँ। ये सारी फीलिंग्स मेरे लिए नई नहीं थी ना, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, मगर किसी से भी अपने दिल की इस कंडीशन को किसी पर भी अया नहीं कर सकता था। और वैसे भी मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने दिल की बातें किसी से भी शेयर नहीं की थी, बल्कि अपने दिल की बातें हमेशा अपने दिल तक ही महदूद करता आया था।
बहरहाल जनवरी का महीना धीरे धीरे रेंग रहा था और मेरे दिल में उसकी मोहब्बत की कौंपल भी सर उठाने लगी थी। खैर, घर में जब भी फुर्सत में बैठे उसकी याद अंगड़ाई लेकर अपनी खूबसूरत पलकें झपका के मुझे अपने मजबूत हसार में जकड़ने की कोशिश करती तो एक सरशारी सी मेरे पूरे बदन में दौड़ जाती, मानो जैसे एक सुकून सा हो गया हो मेरे अंदर। क्योंकि प्यार का जो सुकून होता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। बहुत खुश रहने लगा था मैं उन दिनों। वो कहते हैं ना कि कभी कभी दूसरों को खुशी देते देते खुशी खुशी हमें खुद ब खुद ढूंढ लेती है। सो वक्त का पहिया तेज़ी से गर्दिश करता रहा और फरवरी का महीना भी झट से आन पहुंचा। और पहली बार मुझे ये महीना इतना खूबसूरत लगा क्योंकि 1 फरवरी को रात मैं यूं ही रोज़ की तरह अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। उस वक़्त सारी दुनिया नींद के आलम में होती है, पर जनाब मेरी आंखों से तो नींद हमेशा ही कोसों मील दूर रहती थी। हाँ, शाज़ो नादर ही बीमारी या थकावट के कारण मेडिसिन वगैरह लेने के बाद जल्दी नींद की वादियों में गुम होता, वरना यूं ही जागते अक्सर औकात मोबाइल पर ऑफिस के काम करते वक्त काफ़ी टाइम लग जाता था। बहरहाल जैसे ही रात के पूरे 12 बजे तभी मुझे शमसा का वॉइस SMS आया। मैंने मुस्कुराते हुए झट से उसके SMS को प्ले किया तो बॉस, मेरा उस वक़्त अब हैरान होना वाकई में बनता था, क्योंकि जनाब मुझे नहीं पता था कि उसे मेरी बर्थडे याद होगी और सबसे ही पहले वो मुझे विश कर देगी। ये तो यार मेरी तवक्का से वाकई में बिल्कुल परे था। मेरा तो मन ऐसे जैसे खुशी से उछलने ही वाला था, मगर मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं बल्कि फैमिली के साथ रहता हूँ। सो फ़ौरन अपनी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगा रहा। खैर, मैं तो जल्दी से रात गुजरने का वेट करने लगा कि कब चंदा मामा सोएंगे और सूरज चाचू जागेंगे। तो फाइनली जनाब इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और सुबह का उजाला हुआ नमूदार। तभी मैंने जल्दी से रेडी होके ब्रेकफास्ट करके इंस्टीट्यूट की तरफ जाने की ठानी। आज तो सुबह उठते ही मेरा मूड एकदम फ्रेश था कि मैं अपनी खुशी को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों उन दिनों मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी या माँ बाप स्टूडेंट्स टीचर्स वगैरह को पता चलेगा तो पता नहीं क्या कहेंगे। उल्टा मेरे अंदर तो एक अजीब सी खुशी भर गई थी, इतनी खुशी कि लगता था जैसे चिल्ला कर बदन से बाहर आ जाएगी। लगता था खुशी मेरे अंदर नहीं, मैं खुशी के अंदर हूँ। बहरहाल मुझे तो ऑफिस पहुँचते ही दर्पण में अपना आप सेट वेट करने का ख्याल सताया, तो जल्दी से खड़ा होकर अपनी टाई सेट करने में महव हो गया। तभी उस दौरान मेरे स्टूडेंट्स का भी आना जाना शुरू होने लगा। जैसे जैसे सभी आते जा रहे थे जिनको मेरी बर्थडे याद थी, वो मुझे विश करते हुए क्लास में जाते जा रहे थे। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था सालगिरह सेलिब्रेट करने का, मगर मेरा और मेरी एक स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ सेम था। सो इसीलिए मैंने ऑफिस के मैनेजमेंट के साथ मिल के बर्थडे केक का अरेंज कर लिया ताकि मैं अपनी खुशी अपना जन्मदिन अपने स्टूडेंट्स के साथ मना सकूं। सो केक कट करने के लिए मैं अपनी स्टूडेंट के साथ खड़ा हो तो हो गया, मगर मेरे मन ने एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया कि काश शमसा भी मेरे साथ आके खड़ी हो। सो ये ख्याल आते ही मैंने सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट कर दिया कि प्लीज़ स्टूडेंट्स हमें यहाँ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ अकेले मैं शमसा को ही तो नहीं इनवाइट कर सकता था ना, इसीलिए सभी को कह दिया। मगर सभी इनविटेशन को इग्नोर करके बस हमारी तस्वीरें ही खींचने में मशगूल रहे। पर मेरा ध्यान केक कट करते वक्त कितनी बार उसकी तरफ गया, मगर वो तो बस तस्वीरें ही खींचने में महव रही। खैर, केक कट करने के बाद मैं तो काफ़ी देर तक मसलसल टिकटिकी बांधे शमसा को यूं ही मुस्कुराते हुए सबकी परवाह किए बगैर देखता रहा। फिर जनाब जब होश आया तो अपने आप पर और अपनी नन्ही मुन्नी ख्वाहिशों पर भी बड़ी हंसी सी आने लगी। सो मैंने सभी स्टूडेंट्स के हवाले केक करके